तो आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व के जो वीडियो में बताया था कि बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के आते हैं, जिसमें से सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, सही जोड़ी और सत असत्य और एक शब्द वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं। तो हमने चारों को आपका अध्ययन करा दिया था। एक शब्द और वाक्य में उत्तर देने वाले कुल 6 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप 50 जो प्रश्न हैं एक शब्द वाले या अथवा वाक्य वाले, इन प्रश्नों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 96 के गुणनखंड आप निकाले तो 2 से भाग देने पर सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है और इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4 बार चला जाता है, 8 बार चला जाएगा, फिर 2 से पुनः भाग देंगे, 2 बार जाएगा और फिर 4 बार चला जाएगा, 2 से पुनः भाग जाएगा 12 बार और फिर 2 से भाग जाएगा 6 बार। और इस तरीके से हम भाग देते चलते हैं जब तक कि पूरी तरह से भाग इसमें नहीं चला जाता है। तो अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं और आप देखते हैं कि 96 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकल गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। और इसके बाद हम 404 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं तो 202 बार भाग चला जाएगा, 2 से पुनः भाग देंगे तो 101 बार जाएगा और 101 से पुनः भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि 404 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 101। अब आपको चूंकि एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है और यहाँ से 2 उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। इस प्रकार से 2 गुणित 2 अर्थात एचसीएफ 4 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो एचसीएफ है वह 4 होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन। तो इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो बच्चों ये था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन। चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें हम देखते हैं कि ए और बी 2 प्राकृत संख्याएं हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो बच्चों इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एचसीएफ 2 संख्याएं हैं चूंकि ए बी, गुणित एलसीएम दोनों संख्याएं ए बी बराबर ए गुणित बी, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात ए गुणित बी। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें यदि ए बराबर बी क्यू तो ए और बी में क्या संबंध होगा। ए को हम कह रहे हैं भाज्य एवं बी भाजक है, ए भाज्य एवं बी भाजक है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से संबंध होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न, जिसमें द्विघात बहुपद दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यकों के योगफल का सूत्र आपको लिखना है। तो शून्यकों के योगफल का सूत्र आप जैसा कि जानते हैं ऋण बी बटा ए के बराबर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऋण बी बटा ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है, इसको हम लिखते हैं सी बटा ए के बराबर। इसके बाद एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद होगा, तो इसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। इस तरीके से इसका आंसर दिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, 2 चारों एक्स व वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप देख रहे हैं 9वें नंबर का, 2 चरों एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहा है, जोड़ा। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, एवं दूसरा जो समीकरण है युग्म उसको हम लिखेंगे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 10, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है। तो हम इसे जानते हैं बच्चों रैखिक समीकरण के रूप में, इसे हम लिखेंगे रैखिक समीकरण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, द्विघात समीकरण के मानक रूप को हमको लिखना है। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है बच्चों, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं द्विघाती समीकरण को हल। ये समीकरण दिया गया, इसे ही मानक रूप के रूप में जाना जाता है, और इसको हल करने का जो सूत्र है उसको हम लिखते हैं बच्चों x बराबर ऋण बी धन ऋण बी का वर्ग ऋण 4ac बटे की लाइन खींच के
2a लिख देते हैं। इस प्रकार से ये द्विघाती सूत्र कहलाता है। इसके बाद यदि ए बी सी संख्याएं वास्तविक हैं, ए बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघाती समीकरण किस रूप का होगा? तो इसका आंसर हमें देना है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका अध्ययन आप करें, अभ्यास करें, इनको याद करें। इसके बाद चलिए 14वां प्रश्न देखें, जिसमें हमें विविक्तिकर का मान लिखना है द्विघात समीकरण। बच्चों यहाँ पे d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac के रूप में। इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो हम जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं उनको श्री धराचार्य जी के रूप में जानते हैं। तो श्री धराचार्य इसका आंसर होगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखें, जिसमें हमें x धन 1 की घात 2 बराबर 2x ऋण 3 द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, ये बताना है। तो बच्चों इसको सरल करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे x धन 1 की घात 2 लिखा हुआ है बराबर 2x ऋण 3। सरल करेंगे तो a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र के अनुसार x का वर्ग धन 2x धन 1 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2x ऋण 2 तिया 6। पक्षांतर कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे x का वर्ग धन 2x धन 1 ऋण 2x धन 6 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं हम ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो x का वर्ग धन 7 प्राप्त हो गया है बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का एक रूप कहलाता है, तो इसमें आएगा बच्चों हाँ है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें हमें देख रहे हैं ऋण 2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा। तो हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो d का मान होगा 4 ऋण ऋण 2, ऋण का ऋण में आपस में गुणा होगा तो धन का चिन्ह बन जाएगा, और इस प्रकार से 4 और 2 6 प्राप्त हो जाएगा, तो सार्वंतर हमें 6 मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है। आप इसका व्यापक रूप देंगे a धन d, a धन 2d, a धन 3d। ये इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है या मानक रूप कहलाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 19 को देखें कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र जैसे कि आप जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a प्रथम पद है और d सार्वंतर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देखें बच्चों, यहाँ पे किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो आप जानते हैं कि इसको हम Sn के रूप में दर्शाते हैं और इसका मान होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। ये इस प्रकार से समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होगा। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की, जिसमें लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो आप दोनों में से एक शर्त लिख सकते हैं, जिसमें पहली शर्त है उनके संगत कोणों का मान बराबर होता है, और दूसरी इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देख रहे हैं, जिसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसे थेल्स प्रमेय के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें हमें समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम बताना है। तो इसे हम जानते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद आइए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 24, जिसमें लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो बच्चों दूरी का सूत्र के अनुसार यहाँ पे मूल बिंदु से जो दूरी है वो इस प्रकार से ज्ञात की जाती है, x की घात 2 धन y की घात 2। अब यहाँ एक प्रश्न दिया है कि बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो मान रख देंगे x के स्थान पे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, और सरल करेंगे तो 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16 बराबर 25, और इसका वर्गमूल निकल के आएगा 5 के बराबर। तो दूरी 5 इकाई के बराबर होगी। बच्चों इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 26 देख रहे हैं, जिसमें बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 के मध्य दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र जैसे कि आप जानते हैं इस प्रकार से आपको लिखना है, x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2, ये दूरी का सूत्र होगा। अब इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं कि उन्नयन कोण के बारे में आपको परिभाषा लिखनी है। तो इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच
होने वाले बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और फिर अगली परिभाषा देख रहे हैं दृष्टि रेखा की, तो इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। इसके बाद बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 29वां देख रहे हैं, जहां लिखा है वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो इसको हम क्षैतिज रेखा के रूप में जानते हैं, क्षैतिज रेखा के रूप में जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों 30वां नंबर का, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको एक बार कि खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई अगर बराबर हो तो ये जो उन्नयन कोण बनता है यहाँ पे हमेशा 45 अंश का बनता है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 31 है, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं। तो इसको हम जानते हैं बच्चों उन्नयन कोण के रूप में, उन्नत कोण या उन्नयन कोण के रूप में हमें इसे जानते हैं। इसी प्रकार से जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं। तो इससे कहते हैं बच्चों अवनमन कोण या अवनत कोण, अवनमन कोण के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद बच्चों इसी में हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, तो इसको हम दृष्टि रेखा के रूप में जानते हैं, दृष्टि रेखा। अब आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 34 की बात करें, जिसमें स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसे हम जानते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 34 में स्पर्श बिंदु के रूप में, स्पर्श बिंदु। बच्चों अब 35वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आपको बताना है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद हम स्पर्श रेखा की परिभाषा देते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो इसे लिखेंगे किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को अगर देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पर्श रेखाएं इसमें बनाई जा सकती हैं इस वृत्त पे, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं अनंततः अनेक रेखाएं, अनंततः अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये वृत्त है आपका और यहाँ पे हमको इसके समांतर एक दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये देखिए केवल दो रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो इसका आंसर होगा। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो केवल एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को हम स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा अगर लिखना है तो आप लिखेंगे स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको हम छेदक रेखा के नाम से जानते हैं, इसे हम लिखेंगे छेदक रेखा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 42वां देखें, जिसमें हमें एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर लिखना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों प्रश्न क्रमांक 42वां देख रहे हैं, जिसमें एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो इसको लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए अब बात करते हैं 43वां नंबर का प्रश्न, जिसमें कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। तो इसे लिखते हैं चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। इसके बाद चलिए बच्चों हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखें, जिसमें कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो इसे लिखते हैं हम थीटा बटे 360 गुणित पाई आर की घात 2। ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सूत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद 45वां प्रश्न, जिसमें हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। तो सबसे अधिक बारंबारता आती है, इसका मतलब ये हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक। इसके बाद 20 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा। तो हम बच्चों 20 और 40 को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। यहाँ पे 60 बटा 2 प्राप्त होता है, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 30 बार चला जाता है, तो वर्ग चिन्ह होगा 30। इसके बाद चलिए बात करते हैं बहुलक का सूत्र, यहाँ पे पूछा है। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L धन
F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 ऋण F2 और इंटू H। माध्यक का सूत्र बोल रहा है तो माध्यक का सूत्र बराबर लिखेंगे L धन यहां पे आएगा N बटा 2 ऋण CF बटे यहां आएगा स्मॉल f इंटू H। इस प्रकार से ये बहुलक और माध्यक का सूत्र हो गया। आइए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 49, जिसमें हम कह रहे हैं कि पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे ये पांसे में संख्या 8 आती नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 6 अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन 8 आना एक असंभव घटना कहलाएगी। इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता है वह शून्य के बराबर होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है, तो इसका मान होगा शून्य के बराबर। अब असंभव घटना की परिभाषा अगर देखें तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसे हम असंभव घटना कहते हैं। तो बच्चों ये थे आपके एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।